दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की ये जो स्टोरी है इसमें आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। स्टोरी थोड़ी छोटी स्टोरी है लेकिन उसके बावजूद दोस्तों इसके अंदर जो ग्रामर के स्ट्रक्चर हैं काफ़ी एडवांस लेवल के देखने को मिलेंगे। आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे ताकि एक एक चीज़ को आप बहुत अच्छे से सीख पाएँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है नेवर लीव फ्रेंड्स। दोस्तों नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ये एक सुपर नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है कभी नहीं। और LEAVE लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लीव का मतलब होता है छोड़ना। नेवर लीव फ्रेंड्स का मतलब हुआ कि दोस्तों को कभी भी ना छोड़ें। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया इसके अंदर आपको कई सारे एडवांस लेवल के भी स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको स्किप करके बिल्कुल ना देखें क्योंकि इसमें ऐसे कई स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप पूरा वीडियो देखें और बिल्कुल ही ध्यान से सुने और कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट लगे तो नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once on an island there lived a donkey। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। LIVE लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना, निवास करना, कहीं भी रहना। सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, ऑन एन आइलैंड। दोस्तों आइलैंड का मतलब होता है हिंदी मतलब इसका द्वीप या फिर टापू। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा कोई भी ज़मीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो और बीच में थोड़ी ज़मीन की सतह हो। तो इस तरह के जो स्थान हैं उनको इंग्लिश में आइलैंड कहा जाता है जिसकी हिंदी होती है द्वीप या फिर टापू। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, ऑन एन आइलैंड एक टापू पर, देयर लिव्ड अ डोंकी एक गधा रहता था। Whole day he used to roam here and there on the island। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक यहाँ इस यूज टू का प्रयोग किया गया और आपने देखा होगा ऐसे कई सेंटेंस जहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर हम ये दिखाना चाहते हैं कि पास्ट में कोई भी व्यक्ति या जो सब्जेक्ट है वो किसी काम को बराबर नियमित तौर पर करता था, कंसिस्टेंटली करता था, निरंतरता को दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे वाक्यों में यूज्ड टू लगाया जाता है। और यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है ROAM। दोस्तों रोम एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है घूमना और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और इस चीज़ को भी याद रखें कि टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। WHOLE होल का मतलब होता है पूरा या फिर तमाम। तो क्या अर्थ हुआ? होल डे पूरा दिन, ही यूज्ड टू रोम हेयर एंड देयर ऑन द आइलैंड पूरा दिन वह आइलैंड पर मतलब कि टापू पर इधर उधर, हेयर एंड देयर मतलब कि यहाँ वहाँ घूमा करता था। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि पूरा दिन वह टापू पर इधर उधर यहाँ वहाँ घूमा करता था। Soon he got bored of it। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और BORED देखिए ये जो बोर्ड शब्द है ये एक एडजेक्टिव है। आपने कई बार इसको सुना होगा, यूज़ भी किया होगा। ज़्यादातर लोग बोर लगाते हैं कि मैं बोर हो गया हूँ, लेकिन दोस्तों वो गलत है क्योंकि जो बोर है वो वर्ब है जबकि हमें यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो एडजेक्टिव है। तो बोर्ड का मतलब होता है जब व्यक्ति किसी चीज़ से उब जाए,
किसी चीज़ से उसका मन भर जाए, उब जाए, तो उसको बोर्ड होना कहते हैं। और यहाँ जानने वाली बात ये दोस्तों, ये एक एडजेक्टिव है। तो जब हम किसी भी एडजेक्टिव को वाक्य में यूज़ करेंगे, देखिए यदि आप इसको सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करेंगे तब आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई एम बोर्ड या आई वॉज बोर्ड। लेकिन जब आप इसको किस ऐसे वाक्य में यूज़ करेंगे जहाँ पर आप इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तब आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि जो ये बोर्ड शब्द है ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। और जब हम किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तब हमें उसे वर्ब बनाने के लिए एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो यहाँ सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का यूज़ किया गया। तो गेट बोर्ड का मतलब होता है उब जाना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म लगाई गई है गॉट बोर्ड। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो क्या अर्थ हुआ? सून, जल्दी ही गॉट बोर्ड ऑफ इट, मतलब जल्दी ही वह इससे बोर हो गया, कह सकते हैं वह जल्दी ही इससे उब गया। ही थॉट ऑफ गोइंग टू सम न्यू प्लेस। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। थिंक का मतलब होता है सोचना, सेकंड फॉर्म है थॉट, ही थॉट ऑफ। और दोस्तों जब हम ऑफ का प्रयोग करेंगे तो ऑफ के बाद हमेशा ही हमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना होगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप इनको ज़रूर नोट करें, ताकि आप जब इंग्लिश बोलें या आप कोई भी टॉपिक वगैरह बनाएं तो आप ग्रामर की मिस्टेक ना करें। ऑफ के बाद फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ गोइंग, जाने के बारे में, टू सम न्यू प्लेस, सम मतलब कोई, किसी नए स्थान पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही थॉट ऑफ गोइंग टू सम न्यू प्लेस, उसने किसी नए स्थान पर जाने के बारे में जाने की सोची। आगे देखिए, ऑल हिज फ्रेंड्स आस्क्ड हिम नॉट टू डू सो बट द डोंकी डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू देयर वर्ड्स। ऑल हिज फ्रेंड्स आस्क्ड हिम नॉट टू डू। दोस्तों देखिए ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। आप में से बहुत से लोगों को लगता है कि आस्क मतलब पूछना होता है। और दोस्तों लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि एक ही शब्द के कई सारे मतलब अलग होते हैं। आस्क का मतलब पूछना बिल्कुल होता है, लेकिन आस्क का मतलब एक और होता है। जब हम किसी व्यक्ति को कुछ करने को या फिर नहीं करने को कहते हैं, कुछ काम करने को या फिर कुछ ना करने को, तब भी आस्क का यूज़ किया जाता है। और सेकंड फॉर्म है इसकी आस्क्ड। ऑल हिज फ्रेंड्स आस्क हिम नॉट टू डू सो। क्या अर्थ हुआ कि उसके सभी दोस्तों ने, हिज मतलब उसके सभी दोस्तों ने उसे ऐसा ना करने को कहा। ऑल हिज फ्रेंड आस्क हिम नॉट टू डू सो, उसके सभी दोस्तों ने उसे ऐसा ना करने के लिए कहा। सो मतलब ऐसा ना करने को कहा। बट लेकिन द डोंकी डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू देयर वर्ड्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे आप जानते हैं अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, लेकिन दोस्तों नेगेटिव में डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, और इसी वजह से फिर डिड नॉट के बाद सेकंड फॉर्म नहीं लगाई जाती, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। पे का मतलब दोस्तों देना होता है। जब हम किसी को कुछ आपने देखा हो कोई पेमेंट वगैरह करते हैं तब भी हम पे का यूज़ करते हैं। तो पे का मतलब होता है देना, तो यहाँ भी इसका मतलब है देना। तो क्या अर्थ हुआ? बट लेकिन द डोंकी डिड नॉट पे एनी अटेंशन, लेकिन गधे ने कोई ध्यान नहीं दिया, टू देयर वर्ड्स, उनकी बातों पर। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ऑल हिज फ्रेंड्स आस्क्ड हिम नॉट टू डू सो बट द डोंकी डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू देयर वर्ड्स। देयर मतलब उसके सभी दोस्तों ने उसे ऐसा ना करने को कहा, लेकिन गधे ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। और दोस्तों देखिए यहाँ पर एनी है तो एनी का भी एक मतलब है। अगर यहाँ पर मान लीजिए एनी नहीं होता तो ये होता कि लेकिन गधे ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एनी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेकिन गधे ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ जो कोई आ रहा है उसके लिए एनी का यूज़ किया गया। तो दोस्तों मैं आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ। चलिए आगे देखिए। ही स्वैम टू अनदर आइलैंड। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसकी सेकंड फॉर्म को नोट कर लीजिए। SWIM, स्विम का मतलब है तैरना या फिर तैरकर कहीं जाना, और सेकंड फॉर्म है स्वैम, SWAM। ही स्वैम टू अनदर आइलैंड, वह तैरकर दूसरे टापू पर चला गया। आगे देखिए। इट वॉज फुल ऑफ ग्रीन ग्रास। दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में किसी भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। और ये जो इट है
ये उस आइलैंड के लिए यूज़ किया गया। दोस्तों यदि इट के बारे में बात करूँ तो ये एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी नाउन के स्थान पर किसी शब्द को यूज़ करें तो तब उसे प्रोनाउन कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है सर्वनाम। अब देखिए यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, समझ लीजिए। ही स्वैम टू अनदर आइलैंड, वह तैर कर दूसरे आइलैंड पर मतलब कि टापू पर चला गया। इट वॉज फुल ऑफ ग्रीन ग्रास, तो यहाँ पर इट क्यों लगाया, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि यहाँ पर टापू के बारे में ही बात हो रही है, इसलिए दोबारा से आइलैंड नहीं लिखा, आइलैंड की जगह पर इट लगा दिया, तो इसी को प्रोनाउन कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि इट वॉज फुल ऑफ ग्रीन ग्रास, ये हरी घास से भरा हुआ था। देयर ही मेड न्यू फ्रेंड्स, दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं। मेक का मतलब होता है बनाना, नोट कर लीजिए, सेकंड फॉर्म में मेड। देयर वहाँ, ही मेड उसने बनाए, न्यू फ्रेंड्स नए दोस्त, वहाँ उसने नए दोस्त बनाए। इन अ फ्यू डेज ही बिकेम फैट, दोस्तों FAT फैट का मतलब होता है मोटा, और जैसा ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जैसे बोर्ड था ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ भी ये एडजेक्टिव है, और जब हम किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो यहाँ सपोर्टिंग वर्ब के रूप में बिकम का इस्तेमाल किया गया है। तो बिकम फैट का मतलब होता है मोटा होना, और ये पास्ट का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो सेकेंड फॉर्म लगाई गई, नोट कर लीजिए बिकेम। तो क्या अर्थ हुआ, इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में, ही बिकेम फैट, वह मोटा हो गया। चलिए आगे देखिए। वन डे अ फार्मर सॉ हिम एंड कॉट हिम, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। मैं चाहूँगा आप इसे नोट जरूर कर लें। SEEC मतलब होता है देखना, और ये है सेकंड फॉर्म सॉ, SAW। और दोस्तों इसको कई लोग सा पढ़ते हैं, तो आप इसको सा ना पढ़ें, आपको इसको सॉ पढ़ना है। वन डे एक दिन, अ फार्मर सो हिम, एक दिन एक किसान ने उसे देख लिया, ही मतलब उसे, एंड कॉट हिम और उसको पकड़ लिया। कैच मतलब पकड़ना, और ये सेकंड फॉर्म है। आगे देखिए। देन ही टुक हिम टू हिज हाउस, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। देन मतलब फिर, और ही मतलब वह है, और दोस्तों ये जो है ये उस फार्मर के लिए यूज़ किया गया ही, और ये टेक की सेकंड फॉर्म है। टेक का मतलब होता है ले जाना, सेकंड फॉर्म है टुक। तो क्या अर्थ हुआ, यहाँ से देख लेते हैं कि एक दिन एक किसान ने उसे देख लिया, एंड कॉट हिम और उसे पकड़ लिया। देन फिर, ही टुक हिम टू हिज हाउस, फिर वह उसे अपने घर ले गया। नाउ अब, द डोंकी हैड टू वर्क हार्ड द होल डे, दोस्तों इसे ज़रूर आप समझ लीजिए कि कौन सा स्ट्रक्चर है। ये जो वाक्य है ये एक पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है, और पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम कोई भी विवशता को दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई पास्ट में ऐसे कई वाक्य में आपका एग्जांपल देता हूँ ताकि आप समझ लें। जैसे मुझे खेलना पड़ता था, उसे दौड़ना पड़ता था, मुझे नाचना पड़ता था, राजू को इंतज़ार करना पड़ता था, मुझे मेहनत करनी पड़ती थी। ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पर आप ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति को कोई भी काम किसी मजबूरी में विवशता के कारण करना पड़ता था, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस कहा जाता है। और यदि आप ऐसे वाक्य बनाते हैं अफर्मेटिव के, तो अफर्मेटिव में हमें हैड टू का यूज़ करना होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और हैड टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो यदि मैं इसको ट्रांसलेट करूँ आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। नाउ अब, द डोंकी गधे को, हैड टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड होता है मेहनत करना, गधे को मेहनत करनी पड़ती थी, द होल डे पूरा दिन। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, नाउ द डोंकी हैड टू वर्क हार्ड द होल डे, अब गधे को पूरा दिन मेहनत करनी पड़ती थी। तो आप इसे भी जरूर नोट कर लीजिए। वर्क हार्ड मतलब होता है मेहनत करना, परिश्रम करना। और दोस्तों गलती से अगर आप इसको हार्ड वर्क बोलेंगे तो ये नाउन बन जाएगा। तो यहाँ पर आप इस बात को भी याद रखें कि हार्ड वर्क जो है वो नाउन है, और जो वर्ब है वो है वर्क हार्ड। तो यदि आप इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको वर्क हार्ड यूज़ करना होगा। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको बताया पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस। मैं यहाँ पर आपको एक सेंटेंस ज़रूर देना चाहूँगा, तो आप इसको ज़रूर ट्रांसलेट करें और आप इसको कमेंट में भी बताएं ताकि मुझे भी लगे कि आपने ये स्ट्रक्चर को अच्छे से सीख लिया है। सेंटेंस है, राजू को दौड़ना पड़ता था। आई रिपीट द सेंटेंस, राजू को दौड़ना पड़ता था। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ तक हमने इसको कर लिया है कि जो गधा था उसे
पूरा दिन मेहनत करनी पड़ती थी। द फार्मर डिड नॉट इवन गिव हिम इनफ टू ईट। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, ऑलरेडी ऊपर हमने देखा था। नेगेटिव में डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। अब आप देखिए यहाँ पर इवन भी लगाया है। इवन क्यों लगाया है? इवन का मतलब होता है भी। अब मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा, इसको आप समझ जाएंगे। और जो गिव है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जैसा ऑलरेडी आप जानते हैं डिड नॉट यहाँ डिड नॉट का प्रयोग किया गया, इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। तो देखिए पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द फार्मर डिड नॉट इवन गिव हिम इनफ टू ईट। किसान उसे भरपूर, मतलब कि इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त खाने को भी नहीं देता था। वन डे एक दिन, गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका या फिर अवसर। एक दिन मौका मिलने पर या कह सकते हैं अवसर मिलने पर, द डोंकी फ्लेड फ्रॉम द फार्मर्स हाउस। दोस्तों आप इसे जरूर नोट कर लें, वर्ब है FLEE। सबसे पहले आप फर्स्ट फॉर्म को नोट कर लीजिए ताकि आप फर्स्ट फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकें। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, FLEE, और सेकंड फॉर्म है फ्लैट, जो आप यहाँ देख रहे हैं ये सेकंड फॉर्म है FLED। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, एक दिन मौका मिलने पर या कह सकते हैं अवसर मिलने पर, द डोंकी फ्लैड फ्रॉम द फार्मर्स हाउस। गधा, फ्रॉम का मतलब होता है से, और ये फार्मर्स हाउस का मतलब हुआ किसान का घर। एक दिन मौका मिलने पर गधा किसान के घर से, फ्रॉम मतलब से, किसान के घर से भाग गया। एंड वेंट बैक, और गो बैक का मतलब वापस जाना, और ये सेकंड फॉर्म है वेंट बैक, और वापस चला गया टू हिज ओल्ड आइलैंड, अपने पुराने टापू पर। तो दोस्तों इस तरह से पूरी लाइन का अर्थ आपको समझ आ गया। वर्ड टू वर्ड मैंने आपको समझा दिया है कि एक दिन मौका मिलने पर या अवसर मिलने पर गधा किसान के घर से भाग गया, एंड वेंट बैक टू हिज ओल्ड आइलैंड, और अपने पुराने टापू पर वापस चला गया। और आप इसे भी नोट कर लीजिए दोस्तों, गो बैक का मतलब होता है वापस जाना, और सेकंड फॉर्म है वेंट बैक। आगे देखिए, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। डिसाइड मतलब फैसला करना, निर्णय करना, और ये सेकंड फॉर्म है पास्ट का ही वाक्य है। उसने फैसला किया, निर्णय किया, नॉट टू लीव हिज फ्रेंड्स एवर। तो क्या अर्थ हुआ कि उसने अपने दोस्तों को कभी भी ना छोड़ने का फैसला किया। अगेन मतलब दोबारा, हु हैड गिवन हिम गुड एडवाइस। दोस्तों यहाँ देखिए इसको भी समझा देते हैं। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रेफरेंस देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और यदि इस वाक्य के बारे में बात की जाए तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में क्रिया का पूरा होना पाया जाना, जहाँ पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। गिव का क्या अर्थ होता है? देना, थर्ड फॉर्म में गिवन। तो इस तरह से पूरी लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। तो देखिए पूरी मीनिंग एक बार दोबारा से बताता हूँ ताकि आप इसको समझ लें। He decided not to leave his friends ever again who had given him good advice। उसने अपने दोस्तों को कभी भी ना छोड़ने का, दोबारा कभी ना छोड़ने का फैसला किया। Who had given him good advice, जिन्होंने उसे एक अच्छी सलाह दी थी। चलिए तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, और मैंने अपनी तरफ से पूरे एफ़र्ट्स किए आपको एक एक स्ट्रक्चर के बारे में समझाने की, एक एक वर्ड की। और यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ समझ आई होगी। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अनुरोध है कि आप कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो आपको कैसा लगा। देखिए दोस्तों कोई भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैं अपनी पूरी मेहनत से बनाता हूँ, जितना भी पॉसिबल हो मैं उसको अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यदि आप कमेंट करके कुछ बताते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, चाहे वो पॉजिटिव फीडबैक हो चाहे वो नेगेटिव हो। मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि जो वीडियो है बिल्कुल ही परफेक्ट है, क्योंकि इसमें हो सकता है बहुत सारी ऐसी कमियां हो जो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको वो कमियां, आप उन कमियों को पकड़ पाएँ। तो दोस्तों कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं जो जो अच्छी चीज़ें आपको लगें या जो जो गलत चीज़ें आपको लगें, और जो भी उसमें कमियां रही हों वो भी आप ज़रूर बताएं, ताकि और भी मैं अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं इस तरह के वीडियो लेकर आऊं जहां पर जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर आए उन लोगों को इंग्लिश सीखने में हेल्प मिले। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, छोटा सा मेरा प्रयास था। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें यदि आपने आप तक इसको नहीं चैनल सब्सक्राइब किया है। और उसके अलावा दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।